क्रूसेड का युद्ध जो कि कुस्तुतूनिया यानी कि मध्य एशिया को लेकर हुआ था। किनके मध्य? सरासैनिक व बेंजेटाइन के मध्य हुआ था, जिनके अंदर सरासैनिकों की जीत हो चुकी थी और बेंजेटाइन की हार हो गई थी। इसके बाद में, इस हार के बाद में बेंजेटाइन जो ईसाई थे उन्होंने अपना केंद्र किसको बना लिया था? इटली को अपना केंद्र बना लिया था। इसके बाद में बात करते हैं 1486 के अंदर। 1486 के अंदर बार्थोलोमा डियास ने उत्माशा अंतरिम, जिसे कैप ऑफ गुड होम कहते हैं, उसकी खोज कर दी थी। उसके बाद में कोलंबस जो भारत की खोज करने निकला था, लेकिन पहुंच गया कहाँ पर? अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस ने 1492 के अंदर अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद में 17 मई 1498 की बात की जाए तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और भारत में भी सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कलिकट के कडप टापू स्थान पे पहुंचा था, जहाँ पर इसका जो स्वागत किया था वो किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो था आने का वास्को डी गामा का, वो भारत में मसालों का केंद्र था। भारत में देखिए गरम मसाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उसके लिए आया था। बात करते हैं पुर्तगीजों की बात करते हैं। भारत में आने वाली फर्स्ट कंपनी कौन सी थी? पुर्तगीज कंपनी थी। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगीज वही है जो सबसे लास्ट तक यहाँ पर रहे थे भारत के अंदर, सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। ठीक है। इसकी बात की जाए तो इन्होंने पुर्तगीज का, जब वास्को डी गामा भारत आया था उस समय पुर्तगीज का जो शासक था वो था मैनुअल फर्स्ट, जिसे वाणिज्य के प्रधान की उपाधि मिली हुई थी। अब बात करते हैं पुर्तगीज की फैक्ट्री। तो पुर्तगीजों की फैक्ट्री का नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है, एस्तादो द इंडिया। अब देखिएगा, जब वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था 1498 में, तो यहाँ से काली मिर्च लेके गया था, तो उसको वहाँ पर जाने के बाद में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। तो इसने क्या किया, वहाँ पर जाके के कि जब मेरे को 60 गुना जब लाभ हो रहा है तो क्यों ना मैं भारत के अंदर जा कर के कंपनी स्टार्ट कर दूँ। तो ये सोच करके उस वह वापस आया था भारत के अंदर 1502 के अंदर। इस बार जब वास्को डी गामा भारत में आया था तो वो किस लिए आया था? ध्यान रखिएगा, स्थायी केंद्र स्थापित करने के लिए, यानी कि कंपनी स्थापित करने के लिए आया था। तो वास्को डी गामा ने अपनी पहली कंपनी जो थी वो कोचीन केरल में स्थापित की थी, और जो सेकेंड कंपनी थी 1505 के अंदर कन्नूर केरल में स्थापित की थी। अब एक कंपनी स्टार्ट हो चुकी है तो उसका गवर्नर की जरूरत पड़ती है। तो पुर्तगीज कंपनी का जो पहला गवर्नर था उसका नाम था, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ध्यान रखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो काल था वो 1505 से लेकर के 1509 का समय था। इसका मेन जो उद्देश्य था भारत में आने का इस गवर्नर का, वो यही था कि जो अरब सागर है उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना। इसीलिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अब ये इसका जो प्रभाव बढ़ने लगा था तो मिस्र, तुर्की और गुजरात, इन तीनों ने मिलकर सोचा क्यों ना अल्मीडा को हरा दिया जाए। तो इन्होंने एक चोल का युद्ध किया था 1509 के अंदर, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात तीन को एक साथ मिलकर हरा दिया था। उसके बाद में नया गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुर्क। अल्फांसो डी अल्बुर्क का जो कार्यकाल था वो रहा था 1509 से लेकर 1515 तक। अब इसने जो अपना मुख्यालय बनाया था अल्बुर्क ने, वो कोचीन को बनाया था। और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसने 1510 के अंदर गोवा पर अधिकार कर लिया था। किससे छीना था? तो ध्यान रखिए, अली आदिल शाह से छीना था। ये अल्फांसो डी अल्बुर्क था। इसी को भारत में पुर्तगीजों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बहुत बारी रिपीट हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुर्क जो है इसने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही इसने भारतीयों के साथ तो वैवाहिक संबंध बनाए थे, जिसके कारण आगे चलकर क्या पैदा हुए थे? एंग्लो इंडियन पैदा हो चुके थे। ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया था? भारत के में जो धर्म था, धर्म न्यायालय की स्थापना भी की थी। ध्यान रखिएगा, ये मुस्लिमों का तो बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी था, जिसका यही कारण था, मुस्लिमों का कट्टर विरोधी होने के कारण कि पुर्तगीज कंपनियों को क्या करना पड़ा था? भारत छोड़कर जाना पड़ा था। इनका प्रभुत्व खत्म होने लगा था। ठीक है। तो उसके ये अपन एक पिछले क्लास में किया था। इसके आगे बात करते हैं। अगला गवर्नर, जो तीसरा गवर्नर आता है अपने पास में, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। नीनो डी जो कुन्हा थे, इनका जो कार्यकाल था 1529 से लेकर के 1538 तक का इनका कार्यकाल था, नीनो डी कुन्हा का। बात करते हैं ये कौन सा गवर्नर था? तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरा गवर्नर था।
कौन सी कंपनी का था गवर्नर? तो ध्यान रखिए कंपनी का नाम था एस्तादुदय इंडिया। गवर्नर था कौन? तीसरे नंबर का गवर्नर था। इसने जो अपना मुख्यालय बनाया था, नीनो डी कुन्हा ने, इसने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। किसको बनाया था? गोवा को। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गोवा पर अधिकार सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो गोवा पर अपना मुख्यालय किसको बनाया था? इसने गोवा को बनाया था। अब देखिए नीनो डी कुन्हा ने अपने कहाँ कहाँ पर अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया था, उन सब की बात करते हैं। तो देखिएगा मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये भारत का नक्शा देखिए, बात करते हैं। ये है अपना क्या, आपका ये हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के अंदर इसने द्वीप, ध्यान रखिएगा द्वीप जो है उस पर अधिकार कर लिया। गुजरात में कहाँ पर? द्वीप पे अधिकार कर लिया। इसके बाद में महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बेसिन पर, महाराष्ट्र में बेसिन पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में गोवा, देखो इसके नीचे क्या आता है? गोवा। इसके बाद में बात करते हैं केरल के अंदर। केरल के अंदर दो स्थान थे, इसने कन्नूर और कोचीन, कन्नूर और कोचीन पे कर लिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मद्रास में इसने कौन सी फैक्ट्री बना लेते स्थान है? ध्यान रखिएगा सेंथोमा, मद्रास में सेंथोमा। और बात की जाए बंगाल में, वेस्ट बंगाल की बात की जाए, यहाँ पर इसने कौन सा बना लिया था? हुगली, हुगली। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि नीनो डी कुन्हा ने कहाँ कहाँ पर अधिकार किया था? तो गुजरात के द्वीप पर, महाराष्ट्र के बेसिन पर, गोवा पर। ध्यान रखिएगा पुर्तगीजों पर जो मेन केंद्र था वो गोवा ही था। ठीक है, गोवा, कन्नूर और कोचीन ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? केरल में। ध्यान रखिए कहाँ पर है, यहाँ पर केरल बनता है। ठीक है, केरल। और इसके अलावा सेंथोमा यानी कि मद्रास में, मद्रास में कहाँ था, कौन से भाग पे इन्होंने कब्जा कर रखा था? सेंथोमा। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में किस पे? हुगली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से 3 ऑप्शन तो ये मिलेंगे, इसके अलावा चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा सूरत। तो ध्यान रखिएगा जो पुर्तगीज थे, पुर्तगीज कहाँ पर अपने फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाए थे। अगर आपके पास में ऑप्शन दे हुगली, द्वीप, सेंथोमा और सूरत, तो ध्यान रखिए हुगली पर भी कर लिया था इन्होंने, द्वीप पर भी कर लिया था, इसके अलावा सेंथोमी पर भी किया था, लेकिन सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाए थे। अब यहीं पर बात करते हैं नीनो डी कुन्हा के समय ही गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के, यहाँ पर गुजरात की बात करते हुए द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उनके बहादुर शाह व पुर्तगीज के मध्य बेसिन को लेकर संघर्ष हुआ था। ध्यान रखिएगा ये थे नीनो डी कुन्हा के समय की घटनाएं कुछ। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो तीसरा गवर्नर था इसने किन किन पर अधिकार कर लिया था। तो मैंने आपको मैप के द्वारा बताया है किन किन पे, गुजरात के द्वीप पर, महाराष्ट्र के बेसिन पर, गोवा पर, कन्नूर, कोचीन पर। हाँ, एक क्वेश्चन और बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि गोवा जो पुर्तगीजों से मुक्त हुआ था कब हुआ था, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगला जो गवर्नर आता है अपने पास में। ठीक है, 4th गवर्नर की बात करते हैं, अल्फांसो डिसूजा था। ध्यान रखिएगा पुर्तगीज गवर्नर जो था अल्फांसो डिसूजा, इनका जो कार्यकाल था, ध्यान रखिएगा मेन जो बात करते हैं अपन मेन की बात करेंगे। ठीक है, जिन्होंने कुछ बढ़िया काम किया था या जिनके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अल्फांसो जो डिसूजा था, इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल था 1542 से लेकर के 1545 तक इनका कार्यकाल रहा था। ध्यान रखिएगा ये पुर्तगीज गवर्नर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, तो आप इसको याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो चलते हैं। देखो अल्फांसो डिसूजा था, इनके समय में ही किसका विकास हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था, किस गवर्नर के समय में हुआ था, बहुत बार पूछा जाता है, अल्फांसो डिसूजा के समय हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए थे, तो पुर्तगीज ही लेके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए थे, पुर्तगीज ही लेके आए थे। पुर्तगीज ही लेकर आए थे, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में देखिएगा इनकी कंपनी का जो नाम था, अब दोबारा बता रही हूँ मैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सबको याद रहता है, यहाँ पुर्तगीजों की कंपनी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। IAS प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुर्तगीज कंपनी का नाम क्या था, तो एस्तादो द इंडिया नाम था। उसके बाद में बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं कंपनी की बात की जाए तो इनकी पुर्तगीजों ने जो सबसे मेन जो इनका कार्य था, जिनके लिए इनको प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, वो था कॉर्टेज अरमेडा व्यवस्था। तो बात करते हैं कॉर्टेज अरमेडा व्यवस्था थी क्या, ठीक है, बात करते हैं कॉर्टेज अरमेडा व्यवस्था। ये क्या थी, ये एक व्यवस्था था, एक प्रकार का कर था, ये ध्यान रखिए। कॉर्टेज अरमेडा जो व्यवस्था है एक प्रकार का क्या है भाई, कर है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक कर बोल सकते हैं इसको अपन, क्या बोल सकते हैं, व्यापारिक कर था, ध्यान रखिएगा। ये क्या था, एक प्रकार का व्यापारिक कर था। इस कर को अपने जो बात करते हैं सबसे जो महान अकबर थे, अकबर ने भी इस व्यवस्था का, इस कर को, इस व्यवस्था का उपयोग किया था। तो आप सोच सकते हो कि उस समय जब अकबर ने इसका इस्तेमाल किया था तो इनका कितना प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। देखो ये कॉर्टेज अरमेडा व्यवस्था थी क्या, मान लो कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी अन्य देश के व्यापारी जो है ना, अन्य देश के जो व्यापारी हैं वो क्या करेंगे भारत में, ठीक है, भारत में आएंगे तो ये क्या करेंगे, उस समय इनकी क्या करेंगे, सुरक्षा, सागर, ध्यान रखिएगा। पुर्तगीजों को क्या कहते हैं, अरब सागर का, सागर का स्वामी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सागर का स्वामी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते थे, सागर का स्वामी। सीधा क्वेश्चन आता है कि सागर का स्वामी किसको कहते हैं, तो पुर्तगीजों को कहते हैं। इसी व्यवस्था के कारण क्या था, जैसे कोई भी अरब व्यापारी आते हैं तो ये सागर के अंदर यहाँ पर क्या करते थे, उनकी सुरक्षा के बदले उनको सुरक्षा देते थे और वो सुरक्षा के बदले इनसे कर लिया जाता था, ठीक है। अकबर ने भी क्या लिया था, कॉर्टेज अरमेडा को लिया था, लेकिन निःशुल्क। इन्होंने, अकबर ने कोई भी पैसे नहीं दिए थे, ध्यान रहे, कर नहीं दिया था, लेकिन बाकी जो कंपनी आती थी अरब सागर से उनकी सुरक्षा के लिए ये कर लेते थे, ध्यान रखिएगा, जिसे बोलते कॉर्टेज अरमेडा व्यवस्था था। ये थी इनकी पूरी कहानी। इसके बाद में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है कि पुर्तगीज जो था उनकी पतन का कारण क्या रहा था। तो देखो इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि इनकी पतन का कारण क्या रहा था, इनके पतन का कारण क्या था। तो इनके पतन का मेन जो कारण था मैंने आपको बताया था, जो आपके अल्फांसो डी अलबुर्क था उसने क्या किया था कि मुस्लिमों पर क्या किया था, इन्होंने मुस्लिमों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, इन्होंने कट्टरता रखी थी। इस कारण ये इनका मेन कारण तो ये भी रहा था। सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट बात देखें तो पहला इनका कारण रहा था धार्मिक कट्टरता, ठीक है। इसके बाद में भारतीयों से तो क्या किया था इन्होंने, वैवाहिक संबंध बनाए थे, वो भी इनके पतन का कारण था, ध्यान रखिएगा, वैवाहिक संबंध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला रीज़न तो था इनके पतन का कारण था कि क्या रीज़न था कि ये अपना प्रभुत्व ज़्यादा स्थापित नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा व्यवस्था, इतना ज़्यादा प्रभाव था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके प्रभाव कम होने लगा, उसका रीज़न था धार्मिक कट्टरता, वैवाहिक संबंध था। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट था मैंने बताया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे अधिकार रखा था, पूरा इनका फोकस किस पे था, गोवा पर। तो इन्होंने क्या कर दिया था, गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना कर दी, धार्मिक न्यायालय की स्थापना कर दी थी इन्होंने। ये भी इनका पतन का कारण, एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसकी और जो इसके अलावा जो था इनका मेन कारण, इनका झुकाव किधर था, इनका झुकाव था पश्चिम की तरफ, ध्यान रखिएगा। इनका झुकाव जो था, चौथा जो कारण एक मेन ये भी था कि भारत की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनका झुकाव सबसे ज़्यादा किधर था, पश्चिम की तरफ था, ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर झुकाव, ये इनके कारण थे। अब बात करते हैं ये भारत में आए तो भारत के लिए इन्होंने, इनको भारत को देन क्या क्या थी इनकी, तो वो बात करते हैं। पुर्तगीज अपने को क्या दे के गए, तो देखिएगा पुर्तगीजों की देन की बात की जाए तो क्या क्या थे भाई, अभी मैंने बताया था प्रिंटिंग प्रेस किसके काल में थे, इन्हीं की देन थी, किसकी, पुर्तगीजों की। तो पहली बात कर लेते हैं, प्रिंटिंग प्रेस दे के गए थे भारत को। इसके अलावा बात की जाए तो आलू, भारत में आलू लाने वाले भी कौन थे, किसकी देन है, पुर्तगीजों की ही देन है। इसके अलावा मक्का, ध्यान रखिएगा, मक्का, तंबाकू,
ठीक है। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू में निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू कौन देके किसकी देन है भारत को, तो पुर्तगीज ही लेके आए थे भारत के अंदर। मक्का भी भारत में एक पुर्तगीज, आलू और प्रिंटिंग प्रेस। तो ये अपना था इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया है पुर्तगीज कंपनी के बारे में। इसके बाद में अपने पास दूसरी कंपनी आती है जिसका नाम है डच। बात करते हैं डच कंपनी। डच कंपनी की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल हालांकि कम रहा था, तो फिर भी इनकी बात करते, डचों की बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डच जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी थी, तो भारत में आने वाली पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। भारत में आने वाली पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी किसकी थी, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली नहीं थी। पहली कौन सी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी डच थी, ध्यान रखिएगा। और इनकी कंपनी का नाम जो था, डचों की कंपनी का नाम था विरंगते औषध इंदिसे। विरंगते औषध इंदिसे कंपनी। अभी मैंने दो कंपनियों के बारे में आपको बताया। पहली कंपनी थी एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया किसकी थी, पुर्तगालियों की कंपनी थी। अभी कौन सी है, विरंगते औषध इंदिसे, जो किसकी है, डचों की कंपनी है। किसकी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ये डचों की कंपनी है। ठीक है, डचों की कंपनी का नाम क्या है, विरंगते औषध इंदिसे, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1602 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है कि डच थे कहाँ के, तो ध्यान रखें नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे डच। और पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कौन सी थी, आपकी डच थी। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करना है। ठीक है, अब ये क्या बात आती है कि ये भारत में किस चीज़ का व्यापार करने आए थे, तो ध्यान रखिएगा ये भारत के अंदर कपड़े का व्यापार करने आए थे। किसका, भारत में कपड़े व्यापार करने आते, कपड़े व्यापारी थे, यानी कि मैं बोल सकती हूँ वस्त्र व्यापारी थे। भारत में वस्त्रों का व्यापार करने आए थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने कपड़ों पर कोई भी कर नहीं लगाया था। इन्होंने कपड़ों पर कोई कर नहीं लगाया था, आप याद रखिएगा। हालांकि देखो डचों के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और भारत में आने वाली पहली कंपनी थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने कपड़ों पे कोई भी कर नहीं लगाया था। और डच भारत के पूर्वी भाग में कोरोमंडल में आए थे सबसे पहले। क्वेश्चन आते हैं कहाँ पर आए थे, तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले पूर्वी भाग में, यानी कि इधर। ठीक है, कोरोमंडल में सबसे पहले आए थे। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ थी, तो ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा डायग्राम बना के बताती हूँ आपको। ये है आपका भारत का मैप। ठीक है, इस भारत के मैप की बात करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने, जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, स्थान का नाम है मसूलीपट्टनम। इसी को क्या बोलते हैं, मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, बात एक ही है। कई बच्चों ने अगर मछलीपट्टनम सुना पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, वही एक ही बात है। तो कहाँ पर बनाई थी, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली स्थापित की थी, पहली फर्स्ट फैक्ट्री 1605 के अंदर। ध्यान रखिए कब की थी, 1605 के अंदर। तो पूछ सकते हैं कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की और कब की थी, तो डचों ने अपनी पहली कंपनी की थी आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में 1605 में की थी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब बात करते हैं डचों की, बात करते हैं डचों की अन्य फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी। तो देखिएगा भारत का दोबारा से मैं नक्शा बनाती हूँ, नक्शे से क्या होगा, आपके माइंड में चीज़ें सारी सेट हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर अपना राजस्थान आ जाता है, ये आपका गुजरात हो गया। ठीक है, ये बंगाल हो गया आपका। ठीक है, तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी ये 1605 की बात करते हैं, तो 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। कहाँ पर, मछलीपट्टनम, या जिसी को क्या बोलते हैं अपन, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, एक ही बात है। ठीक है, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में इन्होंने जो अपनी सेकंड फैक्ट्री स्थापित की थी वो इसके नीचे बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर। 1610 के अंदर कहाँ की थी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, तमिलनाडु के पुलिकट में। कहाँ पर स्थापित की थी, पुलिकट। ये पुलिकट है कहाँ पर, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो पुलिकट स्थान है यहीं पर इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री से पैगोडा
सोने के सिक्के डाले जाते थे। इसी फैक्ट्री पुल्लिकट से क्या डाले जाते थे, ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के डालने की फैक्ट्री कहाँ पर थी, पुल्लिकट में थी। तो मैं बोल सकती हूँ यह फैक्ट्री से पैगोडा सोने के सिक्के डाले जाते थे, कहाँ से, पुल्लिकट से। इसके बाद में ये तो होगी फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। इसके बाद में जो थर्ड इनकी कहाँ थी, सूरत के अंदर। ध्यान रखिए कहाँ पर थी, जो थर्ड थी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, इन्होंने सूरत के अंदर बनाई थी, सूरत में। और सूरत में कब थी, 1616 के अंदर। कब थी, 1616 के अंदर इन्होंने बनाई थी। इसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पर जो अंग्रेज़ों से इनका, जो डचों का अंग्रेज़ों से क्या हुआ था, जो विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो 1759 के अंदर, 1759 के अंदर जो बोदरा नामक स्थान है, कौन सा स्थान, ध्यान रखिएगा, बोदरा स्थान, ठीक है। यहाँ पर इस बोदरा स्थान पे क्या थे, डच जो थे वो अंग्रेजों से पराजित हो गए थे, अंग्रेजों से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही पराजित हुए तो उसके बाद में ये डच यहाँ से चले गए थे, ठीक है। तो ये थी अपने पास 2 कंपनियों के बारे में बताई थी। मैं दोबारा बताती हूँ डचों के बारे में आपको। डचों की बात करते तो डच एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इनकी कंपनी का नाम था विरंगते औषध इंदिसे। कंपनी की स्थापना हुई थी 1600, भाई कंपनी की स्थापना, भारत की बात नहीं कर रही हूँ, कंपनी की स्थापना 1602 के अंदर हो गई थी। भारत में किस लिए आए थे, कपड़ों के व्यापारी थे। डच थे कहाँ के, नीदरलैंड के थे, ठीक है। इन्होंने कपड़ों पे कोई भी कर नहीं लिया था। उसके बाद में इनकी फैक्ट्रियों की बात करते हैं तो सबसे पहले फैक्ट्री 1605 में इन्होंने स्थापित की थी, कहाँ पर, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश का भाग है। इसके बाद में 1610 के अंदर पुल्लिकट में अपनी इन्होंने क्या की थी, पुल्लिकट जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पर अपनी स्थापित की थी फैक्ट्री। इसी पुल्लिकट से ये क्या करते थे, सोने के सिक्के डालते थे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रही हूँ, पुल्लिकट स्थान से ही इन्होंने, यहाँ से इस फैक्ट्री से सोने के सिक्के डाले जाते थे। इसके बाद में जो तीसरी जो कंपनी थी वो कहाँ स्टार्ट की थी इन्होंने, स्थान अगर बात की जाए तो सूरत में 1616 के अंदर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं 1759 के अंदर क्या हुआ था, बोदरा स्थान में डच और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें क्या हो गए थे, डच हार गए थे और ये चले गए थे। इसके बाद में अगली जो अपने पास कंपनी आती है वो आती है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आप कमेंट करिएगा आपको टॉपिक कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला अपना जो पार्ट आएगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर अगली अपने पास कंपनी आएगी, कौन सी आएगी अपने पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जॉन कंपनी भी कहते हैं। थैंक यू। और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि जब अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको प्रीमियम ही स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, शेयर करना, लाइक करना और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।